नमस्कार मित्रों, 10 रूपक चल रहा है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। चर्चा कर रहे हैं हम दूसरे प्रकाश में 10 रूपक के नायक और नायिका विवेचन चल रहा है। नायक विवेचन हम देख चुके हैं। नायिका विवेचन की चर्चा करने से पूर्व थोड़ी बातें आपसे करनी आवश्यक है। इसकी प्रस्तावना मान लीजिए। देखिए, संस्कृत साहित्य में नायिका विवेचन एक अलग स्वरूप में है। नाट्य शास्त्र में आवश्यकता पड़ी उस प्रकार से नाट्य शास्त्रकार ने नायिकाओं का विवेचन किया। काम शास्त्र में आवश्यकता पड़ी उस प्रकार से काम शास्त्रकारों ने नायिका विवेचन किया। पुराणों में आवश्यकता पड़ी उस प्रकार से पुराणों ने नायिकाओं का विवेचन किया। और फिर साहित्य में जैसी जरूरत पड़ी उस प्रकार से साहित्य में नायिकाओं का विवेचन हुआ। मैंने पहले ही कहा कि इसी विषय पर मैंने पीएचडी किया है, इसलिए थोड़ी चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। सब में कहीं कहीं कुछ सामान्य है, सब में कहीं कहीं कुछ वैषम्य पाया जाता है, लेकिन ये पूरा विवेचन जो है धीरे 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 रस का आधार बन गया। और नाट्य शास्त्रकार ने जरूरत के अनुसार या काम शास्त्रकार ने उपयोगिता के अनुसार या पुराणों में चारित्र के अनुसार जो नायिका विवेचन शुरू हुआ था, वो नायिका विवेचन संस्कृत साहित्य के उत्तर काल में रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी में, और उसके बाद तो हिंदी साहित्य में जैसे कि श्रृंगारिक विवेचनों का आधार बन गया। और इसको लेकर के इतने ग्रंथ लिखे गए, स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचनाएं हुई। लेकिन अगर स्वतंत्र ग्रंथों की आप बात जाने दें तो प्रत्येक ग्रंथ में नायक का विवेचन करने बैठे तो 2-4 श्लोकों में 2-4 जगह पे पूरा कर दिया, लेकिन नायिका विवेचन में जब गए तो जैसे कि उनकी कलम जो है वो विशेष स्याही से भर जाती है और वो उस विवेचन में गले तक डूब जाते हैं। इस प्रकार से इसकी चर्चाएं पाई जाती हैं। जैसे नायक के भेद प्रभेद किए तो भी 48 तक पहुंचे, यहां तो हजारों में संख्या गई है। स्त्रियों के हजारों प्रकारों की चर्चा हुई है। अब साहित्य के लिए इसमें से कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, ये अगर हम देखने बैठेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जब वर्णन करना शुरू किया ना, तो वो सभी चीजों का समावेश उसमें होता चला गया। क्योंकि अधिकांश लिखने वाले तो पुरुष हैं, और पुरुष जब स्त्री को देखता है ना, तो श्रृंगार शतकार भर्तृहरि जो देखते हैं ना, ये दृष्टि लोगों के पास कम होती है। लोगों के पास स्त्रियों को देखने के लिए जिन नेत्रों की आवश्यकता है वो नेत्र नहीं होते, क्योंकि वो स्त्रियों के सौंदर्य को नहीं देखते हैं। क्योंकि सौंदर्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, सौंदर्य तो बहुत प्रकार का होता है। जैसे भी शोभा की जब बात की ना, तो नायक के गुणों में भी तो शोभा ये सिर्फ शारीरिक सौष्ठव नहीं है, वहां पे भी ये बात कही। इसी प्रकार से स्त्री का सौंदर्य जो है वो सिर्फ उसका शरीर नहीं हो सकता है। लेकिन पुरुष कहां सिर्फ सौंदर्यवती स्त्री के शरीर को देखता है, वो तो जब देखने बैठता है ना, तो हर प्रकार की नायिका को देखता है, या सीधी भाषा में कहें तो हर प्रकार की स्त्री को देखता है। और जब उसकी नजर के समक्ष जो स्त्री होती है, वो उसके गुणधर्मों का विचार करना शुरू कर देता है कि ये कैसी है। और ये चीज जो है, ये वृत्ति आज की है ऐसा नहीं कह सकते, ये वृत्ति हमेशा से रही है। और नायिका विवेचन में विशेष करके ये वृत्ति सर्वत्र हमें दिखाई देती है। यहां 10 रूपककार ने जिस प्रकार से नायिकाओं का विवेचन किया है उसकी चर्चा तो करेंगे, पर साथ में श्रृंगार विलासिनी, जिसके ऊपर मैंने पीएचडी की है, हिंदी के कवि हुए हैं देव, उनकी रचना है। उन्होंने इन नायिकाओं को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, थोड़ी
उसकी भी चर्चा करते चलेंगे साथ में, जिससे कि आपको आनंद भी कुछ अधिक आएगा और मेरा भी जो किया हुआ कार्य है कुछ आपके सम्मुख रख पाऊंगा, जिससे मुझे भी कुछ आनंद की प्राप्ति होगी। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले नायिका के संदर्भ में यहां पे ये कहा गया, अथ नायिका स्वान्या साधारण स्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा। भाई स्वान, अन्या और साधारण स्त्री, ये नायिका के 3 प्रकार होते हैं। अब उनके गुणों की चर्चा आगे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार विलासिनीकार लिखते हैं देव, श्रृंगारम रस नायकम। देखिए, सभी रसों में रसों का राजा जो है वो श्रृंगार है, और श्रृंगार के मुख्य आधार जो है वो नायक नायिका होते हैं। यही हमारे लिए आलम्बन विवाह का काम करते हैं ना। तो जो श्रृंगार सुखदायक होता है उसके आलम्बन जो नायक नायिका होते हैं, इसलिए उनका विवेचन करना बड़ा जरूरी है। अब जब नायिका विवेचन शुरू होगा तो यहां आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि श्रृंगार रस ही इसके मूल में रहेगा। इसके मूल में न वीर रस रहेगा, न विभत्स रस रहेगा, न भयानक रस रहेगा, न करुण रस रहेगा। 9 रसों में से और किसी भी रस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ श्रृंगार रस जो है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य रस हो वहां पे नायिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन नायिका जो मुख्यतया जिस प्रकार से उसका वर्णन पाया गया, जिस प्रकार से उसके भेद प्रभेद किए गए, वो श्रृंगार को ही आधार बना के किए गए। तो स्व जो नायक की अपनी होगी उसको स्व कहा जाएगा, जो नायक की अपनी नहीं होगी, किसी और की हो चुकी होगी, उसको अन्य कहा जाएगा, और जो किसी की भी हो सकती है उसको साधारण स्त्री कहा जाएगा। अब कहीं कहीं स्वकीया, परकीया और सामान्य ऐसा कहा गया, यहां कहा है स्व, अन्या, साधारण स्त्री, 3 प्रकार की हैं। तो कहीं कहीं पाया जाता है कि स्वकीया यानी अपनी, परकीया यानी दूसरे की, यहां कहा अन्या, और साधारण स्त्री यानी सामान्य। अब स्वा तो समझ में आ गया कि अपनी, अन्या भी समझ में आ गया कि दूसरे की, लेकिन ये साधारण स्त्री क्या है आजकल तो समझना कठिन है। जो सबकी हो, जो किसी की नहीं, किसी का ठप्पा नहीं लगा, ना तुम्हारा अपना ठप्पा लगा ना किसी और का ठप्पा लगा, जो किसी की भी हो सकती है, जो किसी की भी हो, इसमें वेश्या की गणना होती है। जो वेश्या प्रकार की स्त्रियां होती हैं उनकी गणना इसमें होती है। अब हमारे साहित्य में ये 3 प्रकार की नायिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, स्व और साधारण स्त्री तो कई बार पाई गई हैं, लेकिन हमारे यहां परदारा जो है गमन, उसको बहुत बड़ा पाप माना गया है। इसलिए परदारा गमन को पाप मानने के कारण साहित्य में इस प्रकार की रचनाएं नहीं पाई जाती हैं जहां दूसरे की पत्नी के साथ प्रेम किया जाए। लेकिन इस प्रकार की नायिकाओं का विवेचन ये सिद्ध करता है कि साहित्य में इस प्रकार का साहित्य आपको मिले या ना मिले, लेकिन लोक में इस प्रकार की विवेचनाएं स्पष्ट हैं। तभी तो उसको पाप माना गया कि परस्त्री गमन करना पाप है। रावण ने परस्त्री का हरण किया तो एक सीता इस प्रकार की थी, इससे पहले रावण ने कितनी ही ऐसी स्त्रियां हैं जिनका हरण करके लाया और फिर उन स्त्रियों को रावण अच्छा लगने लग गया तो रावण ने उनको अपनी पत्नी बना लिया। यानी पहले इस प्रकार की प्रथाएं थी कि आप दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है वही उस पर राज्य करेगा। इस प्रकार की प्रथाएं पहले पाई जाती थी। वृत्ति भाग में इसको समझाते हुए दशरूपकार लिखते हैं, यथोक्त संभवे नायक सामान्य गुण योगिनी नायिकी थी। जैसे नायक के गुणों का विवेचन प्रारंभ में किया गया, उसी प्रकार के गुणों से जो युक्त होती वो नायिका होगी। भाई, नायक में अगर महान गुण चाहिए तो नायिका में भी तो महान गुण चाहिए। अगर राम इतने त्याग की मूर्ति है तो सीता को भी त्याग की मूर्ति बनना पड़ेगा, तभी वो कथानक अच्छा चलेगा। अगर आप दशरथ और केकई को लेकर के रचना करेंगे ना, तो वो दशरथ को मर जाना पड़ेगा। केकई के साथ बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे, लेकिन राम सीता को लेकर के चलेंगे
तो भले राम सीता का परित्याग करेंगे तो भी दोनों बने रहेंगे, क्योंकि राम सीता का परित्याग करके अन्य स्त्री को नहीं लाते हैं, और सीता भी राम के द्वारा मेरा परित्याग हुआ है, ठीक है, प्रजा के अनुरंजन के लिए उन्होंने ये कार्य किया, मुझे उनका ये निर्णय भी मंजूर है। इस प्रकार की महानता दोनों तरफ से जब दिखाई देती है ना, तभी वो तो नायिका जो है वो नायक के समान ही उत्तम गुणों से युक्त होनी चाहिए, ये पहली बात है। स्वस्वी पर साधारण स्त्री अनेने विभागेन त्रिधा। अब वो जो नायिका है, अपनी स्त्री हो तो उसको स्वा कहा जाएगा, अगर वो दूसरे की स्त्री है तो उसको अन्य कहा जाएगा, और जैसा कि मैंने कहा कि सब साधारण है तो उसको सामान्य या साधारण स्त्री कहा जाएगा। इस प्रकार से इसकी परिभाषाएं की गई हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने, सीधे उसके आगे भेद कर दिए, मुग्धा मध्या प्रगल्भा। लेकिन मैंने तो आपसे वादा किया है कि मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, स्वकीया में किसका किसका समावेश होता है। संस्कृत साहित्य में इसका विवेचन इस प्रकार से पाया जाता है कि जो आपकी पत्नी है वो स्वकीया है, और जो कन्या है वो भी स्वकीया मानी जाएगी। कन्या परकीया नहीं मानी जाएगी, कन्या स्वकीया नायिका में आएगी। उस समय अनेक विवाह की प्रथा थी। अगर आपका विवाह हो चुका है, फिर भी अगर कोई कन्या आपको दिखाई देती है, उसके प्रति आपका मन आकृष्ट हो सकता है, तो आपकी पत्नी वो बनने का अधिकार रखती है, क्योंकि अभी वो किसी की पत्नी नहीं बनी है। तो स्वकीया के अंतर्गत किसका किसका समावेश होगा? जो आपकी अपनी पत्नी है वो स्वकीया है, जो कन्या है वो स्वकीया है, अपरिणित हो तो वो स्वकीया है, अगर कोई अप्सरा वगैरह है तो वो स्वकीया मानी जा सकती है, क्योंकि वो किसी की स्त्री नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है। लेकिन अप्सराओं को हम वेश्या भी नहीं मानते हैं, अप्सराओं को हम वेश्या भी नहीं मानते हैं। ये एक दैवी कक्षा में आती हैं, इसलिए वेश्या की कक्षा में वो नहीं आती हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आजकल अप्सराओं में नायिकाओं को मानता हूँ, जो हीरो हीरोइन होती है ना, हीरोइनें जो होती हैं। अब किसने किस किस से प्रेम किया, कितने बार प्रेम किया, अगर वो कोई हीरोइन किसी व्यक्ति को प्रपोज कर दे कि मुझे आपसे विवाह करना है, तो खुद को धन्य धन्य समझ ले, हैं? और इतना धन्य मान ले कि वो उसके प्रेम में पड़ जाए और सारी जिंदगी उसकी सारी, जैसा कि हम महाभारत की उर्वशी में देखते हैं कि पुरवा से विवाह तो करती है, लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर, कि अगर हमारी इतनी इतनी शर्तों को मानोगे तो मैं। तो ये सभी प्रकार की नायिकाएं स्वकीया मानी गई हैं। कौन कौन? जिससे विवाह हो गया वो भी स्वकीया है। अब मालविका अग्निमित्रम में आप देखें तो धारणी से विवाह हुआ, मालविका से तो विवाह नहीं हुआ है, तो मालविका स्वकीया है, परकीया है? परकीया नहीं है, वो स्वकीया में, अभी उसका विवाह नहीं हुआ है, उससे आपका विवाह हो सकता है, और विवाह के बाद वो आपकी अपनी हो जाएगी, इसलिए उसकी भी गणना स्वकीया में होती है। ऐसे विक्रम ऋषि की उर्वशी जो है वो तो स्वर्ग की अप्सरा है। वो तो जैसा कि कथानक के आधार पर पाया जाता है कि उसकी उत्पत्ति जो की गई थी वो थोड़ी पुरवा के लिए की गई थी उसकी उत्पत्ति, तो लेकिन वो अप्सरा है, उसको भी स्वकीया माना जा सकता है। तो स्वकीया के अंतर्गत हर वो व्यक्ति या हर वो स्त्री स्वकीया मानी जाएगी जिससे आप विवाह कर सकते हैं, और विवाह के बाद जो आपकी अपनी हो सकती है वो स्वकीया है सब, चाहे आपसे विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। परकीया की परिभाषा ये है कि जिसका किसी अन्य से विवाह हो चुका है वो परकीया है। अब स्वकीया के साथ कैसे व्यवहार करना है, परकीया के साथ कैसे व्यवहार करना, इन दोनों का स्पष्ट निर्देश हमारे शास्त्र करते हैं। अब ये निर्देश नाट्य शास्त्रकार भी करता है, और ये निर्देश काम शास्त्रकार भी करता है, और ये निर्देश हमारा साहित्य भी करता है। तो जब इनकी चर्चा आएगी तो हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे अभी आगे चल के। और सामान्य वो नायिका होती है जिससे कोई भी प्रेम कर सकता है, किसी का एकाधिकार जिसके ऊपर नहीं होता है। जैसे वसंत सेना है, शकार भी उसको प्रेम करता है, चारुदत्त को भी उससे प्रेम हो जाता है। अब ये वसंत सेना से कोई पूछे कि वो किसको चाहती है, लेकिन सामान्यतया वसंत सेना जो है वो सामान्य की कक्षा की नायिका है, वो साधारण स्त्री की कक्षा की नायिका है, वो स्वकीया की कक्षा में नहीं आएगी और वो परकीया की कक्षा में भी नहीं आएगी, क्योंकि किसी से विवाह नहीं हुआ इसलिए परकीया तो है नहीं, और वो स्वकीया नहीं हो सकती क्योंकि विवाह करके उसको अपनी पत्नी नहीं बनाया जा सकता है।
क्योंकि हमारे नाटकों को हैप्पी एंडिंग बनाना होता है, इसलिए मृच्छकटिकम के अंत में जाकर के उससे विवाह होना वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वेश्या से विवाह नहीं किया जा सकता है। वेश्या के साथ रमण किया जा सकता है, वेश्या के साथ उठा बैठा जा सकता है, लेकिन वेश्या किसी के कुल की वधू नहीं बन सकती। बहुत अच्छा वाक्य आया है चारुदत्तम में। वो ये कहती है वेश्या कि आप जैसों की कुल की मर्यादा की मैं रक्षक हूं। ध्यान दीजिएगा, एक वेश्या कुल वधू से ये कहती है कि आप जैसों की कुल की मर्यादा की मैं रक्षक हूं। यानी जब तुम्हारी जैसी स्त्रियों के पतियों को अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिलता है, या वो अन्यत्र जब उनसे नहीं रहा जाता है, तो वो हमारे पास आते हैं। हम उनसे धन तो लेते हैं, लेकिन हम उनका घर नहीं तोड़ते हैं, हम उनको बर्बाद नहीं करते हैं। अगर वो किसी अन्य स्त्री के पास जाए तो क्या करेगा कि उसके चक्कर में पड़ेगा और आप जैसों के घर टूट जाएंगे। तो ये सामान्य का एक अपना कॉन्सेप्ट है, साधारण स्त्री के अपने गुणधर्म है। इन सब की चर्चा अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नायिका के 3 प्रकार कहे गए हैं, स्वकीया, परकीया और सामान्य। यहाँ पे स्व, अन्य और साधारण स्त्री 10 रूपकार ने किए हैं। अब इनके अन्य प्रकार कैसे पढ़ेंगे, स्वकीया के गुणधर्म क्या हैं, इनकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। परकीया के गुणधर्म क्या हैं, इनकी चर्चा भी विस्तार से करेंगे। और सामान्य के गुणधर्म क्या हैं, इनकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। क्योंकि नायिका विवेचन 10 रूपकार ने जितना प्रस्तुत किया है, सिर्फ उतना ही मैं प्रस्तुत नहीं करूंगा। आपको जितना सुनना है, जितना पढ़ना, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, और जो आपको आपके विषय से बाहर लगे उसको छोड़ते रहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।